देखो भाई, अपना थर्मो चल रहा था तो हमने कवर अप कर लिया था। दोनों बैचेस का हमारा लगभग बराबरी पे आ गया था। कैलोरीमेट्री का चल रहा था। एक क्वेश्चन कर लो फटाफट, एक क्वेश्चन कर लो। देखो अभी तक के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, एमएस डेल्टा टी एंड सी डेल्टा टी और सी डेल्टा टी। ये सेम स्टेट में ये काम करेगा, फेस चेंज के टाइम पर एमएल लग जाएगा, है ना। बस कैलोरीमेट्री में अभी तक इतना फॉर्मूला हमारे पास काम का है। अब क्या हो जाता है, इस पर ही क्वेश्चन रहता है आपका। एक क्वेश्चन कर लो बस। ये समझो, तो लास्ट टाइम भी कराया गया था वैसे, लेकिन जल्दी से कर लो। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर, ऐसे करके दिया होगा आपको। लेट से 3 kg आइस एट -200 टू 3 kg स्टीम एट 200। फटाफट करो इसको, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन जो आ सकता है वो आता है मिक्सचर का क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन को मैं नीचे लिख लेता हूं, सॉल्यूशन ऊपर कर लूंगा। फाइंड फाइनल टेम्परेचर when 2 kg ice at -100 degrees Celsius is mixed with 1 kg steam 1 kg steam at 200 डिग्री सेल्सियस, या फिर हाँ ठीक है 200 डिग्री सेल्सियस। इसको 3 kg बना दो, ठीक है, इसको 3 kg बना दो। करो फटाफट करो, पहले वाले को ऊपर वाला करना आप जानते हो। आप पर 2 मिनट, फिर मैं बता रहा हूं ऊपर वाले को। हाँ भाई, मेरे ख्याल से है। देखो आप तो क्या किया करो, ठीक है, कहाँ से कहाँ पहले डेल्टा क्यू में देखो, एम एस होता है हाफ, आई से हाफ होता है, डेल्टा टी कहाँ ले जाओगे इसको,
जीरो पे लेके आओगे तो डेल्टा टी 0 बन जाएगा, 200 बन जाएगा, प्लस कन्वर्जन m इंटू एल प्लस m s होता है 1, वाटर में आ गया, पानी में आ गए हो तो ये हो जाएगा, ठीक है, पानी में आ गए हो तो ये हो जाएगा एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी हो जाएगा 100 माइनस 0 प्लस प्लस ट्रांजिशन होगा m इंटू एल 540 का प्लस लास्ट में m इंटू एस डेल्टा टी आपका 200 माइनस 100, यहाँ पर गलती मत करना, 200 माइनस 0 मत कर देना, इसका जो भी आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है भाई टाइप कर दो, जिसका हो गया है टाइप कर दो फटाफट। तीन को चाहे तो पवन ले लो, बाकी करते रहो, 100 100 और 80, 180 180 और 100, 280 280 और 540, 700 820 820 और 820 और 50, 850 850 इंटू 3, 8 या 24 2550 आ रहा होगा शायद, आया क्या 2010 आ रहा है क्या, 2550 नहीं आ रहा, देखो भाई फटाफट 2610 आ रहा है, और बताओ फटाफट बताओ, 2610 ठीक है, मैंने फिर कैलकुलेशन का मिस्टेक कर दी होगी, ओरली कर रहा था मैं, ठीक है, कर लोगे ना, हाँ ये 280 बना दिया है, ठीक है, हाँ ठीक है 2610, ठीक है, अगला वाला देखो, अगला वाला कैसा होगा, अगला वाला ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, हम ऐसे एक ये करेंगे, एक ही करेंगे आप, क्या अभी सही हो गई, तिवारी जी अभी भी कम आ रही हो आज, अभी सही हो गई है, ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूं, मेरे ख्याल से समझ के होगा क्या क्या फॉर्मूला लगना है, ठीक है, इस पर देखो, इसका जब मिक्सचर होगा तब 3 kg आइस को 1 kg स्टीम के साथ मिक्सअप करोगे यहाँ पर, तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे डील करना होता है, पहली बात तो ये रेयर है बोर्ड के लिए आने, कंपटीशन में तो आती है खैर, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट खींच ले भाई फटाफट, 1 2 3 चलो, इसमें क्या होता है देखो, ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना होता है, इसमें किसी को एक कांस्टेंट एक स्टेट पे ले आओ सबको पहले, वो एक स्टेट आप जो मानना चाहते हो मान लो, लेट से मैं 0 डिग्री का वाटर बना देता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 kg आइस को भी लेके आ रहा हूँ, 3 kg जो आइस थी कहां पर थी, -100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको मैं 0 डिग्री का वाटर बनाना चाह रहा हूं, तो बताओ डेल्टा क्यू कितना इन्वॉल्व होगा, ये क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा, इसको चाहिएगी हीट कितनी लगेगी, मेरे ख्याल से अगर आप समझदार हो, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी 100 आ गया प्लस कन्वर्जन m इंटू एल, कितना हो गए 240 और 150, 240 और 150 390, सही है, बताते रहना भाई कहीं एरर होगा तो कैलकुलेशन में, तो इतना किलो कैलोरी, इतना किलो कैलोरी, जब मास केजी में होता है तो आंसर ऑटोमेटिकली किलो कैलोरी चलेगा, ग्राम में होगा तो कैलोरी में चल जाएगा, तो इतना रिक्वायर्ड है, ये कंज्यूम करेगा, अच्छा इसको लेके आओ, 1 kg स्टीम को ले आओ, ये क्या है रिक्वायर्ड है, 1 kg स्टीम जो है एट द रेट कहां पर है 200 डिग्री सेल्सियस पर है, ये जब 0 डिग्री का वाटर बनेगा, इसको 0 डिग्री के वाटर पर लेके आओगे, तो तब कैसे करोगे, डेल्टा क्यू कितना इन्वॉल्व होगा, डेल्टा क्यू कितना इन्वॉल्व होगा, पहले तो 200 से 100 लेके आओगे, तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी हो जाएगा आपका 200 माइनस 100 के हिसाब से, प्लस कन्वर्जन होना है m इंटू एल, ये बन गया पानी, 100 डिग्री का पानी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यही m इंटू एस 1 हो गया, डेल्टा टी 100 आ जाएगा, है ना, 100 माइनस 0,
डेल्टा टी को फाइनल माइनस इनिशियल मत लिखना, यहाँ पर मैं खाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ कितना कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 100, 640, 690 हो जाएगा, 690 किलो कैलोरी इतना। ये क्या हुआ होगा, रिलीज्ड होगा, रिलीज्ड होगा, इसने रिलीज किया होगा और अवेलेबल है इतना। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करना होता है, हमेशा सबको एक ही स्टेट पर ले आओ। तो अब आपका फाइनल क्या है, फाइनल सिचुएशन आपकी क्या हो गई है, आप पर 4 kg पानी बन गया है, 4 kg पानी है एट द रेट 0 डिग्री सेल्सियस। अब साथ में क्या है, साथ में ये क्या हुआ होगा, इसने कंज्यूम किया होगा, इसने रिलीज कर रखा होगा, इसने कंज्यूम कर रखा है, इसने रिलीज कर रखा है, तो मतलब हमारा नेट कितना बचा हुआ है, 690 माइनस 390 कितना हो गए, इक्वल टू 300 किलो कैलोरी, इतना अभी अवेलेबल है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ऐसी प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, कल के दिन में आइस और स्टीम था, इसके साथ पानी भी मिक्सअप कर लेता, तो पानी को भी लेके आ जाते, कैलकुलेशन करनी होती। और ये मैटर नहीं करेगा 0 डिग्री का वाटर बना रहे हो, ये कुछ भी बना सकते हो आप, 50 डिग्री का वाटर बना दो, आप 100 डिग्री का वाटर बनाओ, 100 डिग्री की स्टीम ले लो। ठीक है, कहीं पर भी ले आओ, बस कैलकुलेशन ये चेंजेस आ जाएंगे ना, तो उससे मैटर नहीं करेगा आपका। स्टीम का क्यू 740 आ रहा है क्या, 640 नहीं तो, सही तो है, ये 0 के साथ नहीं होता ना, 100 के साथ होगा ना डेल्टा टी। 200 से 100 लेके आओगे ना पहले, 200 डायरेक्ट 0 थोड़ा ना कर लोगे उसको, ये स्टीम वाला फॉर्मूला जो लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो 4 kg पानी है और साथ में इतना अवेलेबल है, तो अब होगा क्या, इतना अगर हीट अवेलेबल है तो ये आगे को जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होगा, इस स्टेट में मेंटेन थोड़ा ना रहेगा ये। तो अब देखो क्या 4 kg पानी से, सॉरी 4 kg पानी 300 किलो कैलोरी से पूरा चले जाएगा क्या, पूरा क्या है, अब देखो फॉर्मूला लगना है एम एस डेल्टा टी, आगे बढ़ेगा। पहले तो इतना समझना जरूरी है कि भैया इतना अवेलेबल है। ठीक है, इतना अवेलेबल है यहाँ पर, तो स्टेट में आगे बढ़ेगा। आगे कहाँ तक है, एम एस डेल्टा टी कब तक लगेगा फॉर्मूला, जब तक 100 डिग्री नहीं पहुंचता। अब आपके दिमाग में वैसे ही फिट है मामला, एम एस डेल्टा टी 1 किलो के लिए, एस 1 किलो रखो, मास को, एस को 1 रखो, डेल्टा टी आपका कितना है 100, तो 1 किलो के लिए 100 लग रहा है, तो 4 किलो के लिए 400 लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 100 तक तो नहीं जा रहा है, कहीं रास्ते में ही अटक जा रहा होगा। तो आप अपने दिमाग में क्या करोगे, फिर स्टेप क्या रहता है चेक करने का, चेक इफ इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा क्यू कितना लग जाएगा, 4 इंटू एस इंटू डेल्टा टी 100, 400, जो कि ज्यादा हो गया 300 से, जो कि ज्यादा हो गया 300 से, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है, विल नॉट रीच 100 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, अगर 100 तक नहीं पहुंच रहा तो कहां तक पहुंच रहा है, तो अब यहां से अगला स्टेप क्या बचता है, डेल्टा क्यू 300 रखो, मास कितना है 4 किलो, एस कितना है 1, इतना पता चल गया ना, 100 तक तो नहीं जा रहा, कहीं रास्ते में होगा। तो इसी स्टेट में, वाटर की स्टेट में मैं एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, एम एस डेल्टा टी। ठीक है ना, अगर स्टेट बदल जाती है, मैंने चेक क्यों किया, क्योंकि बीच में अगर ये मान लो बहुत ज्यादा हीट होती, 300 की जगह कुछ और होता, 500 होता, 600 होता, तो फिर भैया फेस चेंज का भी आ जाता, तो वहां पर फॉर्मूला बदल जाता है एमएल। तो आप देख रहे हो कि भाई ये फॉर्मूला कब तक लग जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो। तो मैंने देखा भाई अगला जो फॉर्मूला का चेंज आता, वो 100 डिग्री के बाद आता है एमएल की कहानी, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करी, तो यहाँ से आपको कितना आ गया, डेल्टा टी कितना आ रहा है 300/4, 75 डिग्री सेल्सियस। तो टी कितना हो जाए, डेल्टा टी क्या है, टी माइनस 0, 0 पर चल रहे थे हम, तो 75 डिग्री सेल्सियस आ गया है, तो टी की कहानी आ गई है 75 डिग्री सेल्सियस। इकलौता क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझ जाना, बोर्ड में शायद ना आए, आ भी सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो। ठीक है, करो करो फटाफट करो।
देखो चेक वाले पॉइंट में क्या किया, ठीक है, चेक वाले पॉइंट में क्या कर रखा है, था क्या, अपने पास 4 किलो पानी बचा और अपने पास इतनी हीट है, तो हीट से क्या होगा, हीट तो लेगा ना वो, इतनी बची हुई है, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि इतनी एक्सेस हीट रह जाएगी, तो क्या होगा, वो पानी का टेम्परेचर आगे जाएगा। अब यहाँ से क्या है, इतनी एक्स्ट्रा हीट है तो ये क्या करेगा, इसका आगे बढ़ाएगा इसको, तो ये रहेगा, ठीक है। अगर ये रहा तो 300 से कितना आगे जा रहा है, अगर मान लो ये 500 होता, 300 की जगह 500 होता, तो यहाँ तक तो पहुंच ही जाता ना ये। इसके लिए मैंने देखा कि भाई ये वाला फॉर्मूला क्या है, पहले 100 तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। क्यों 100 तक चेक कर रहा हूं मैं, 100 तक इसलिए चेक कर रहा हूं, 100 तक इसलिए चेक हो रहा है ये चीज, क्यों, क्योंकि वहां तक एक ही फॉर्मूला है एम एस डेल्टा टी, उसके बाद क्या होगा, फेज चेंज का कॉन्सेप्ट आएगा, तो 540 वाला लग जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही क्या किया, पहले ही मैंने चेक लगा लिया इसका कि भाई ये ऐसा चलेगा, तो एम एस डेल्टा टी लगाओगे तो 400 आ रहा था, 400 ज्यादा है 300 से, तो नहीं रीच करेगा, तो पहले ही हट जाएगा, तो 300 से देख लो कहां तक जा रहा है, 300 से देख लो कहां तक जाएगा आपका, ठीक है, 300 से इतना चले जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ो। अगर 100 जाता, अगर ये 500 होता, अगर ये 500 होता तो चीजें बदलती, तो क्या होता अगर ये 500 हो जाता, लेट्स से 500 हो गया, तो 500 में क्या हो जाता, अगर 300 की जगहों पर, अगर 300 की जगहों पर ये 500 हो जाता है, इफ इंस्टेड ऑफ 300 500 होता किलो कैलोरी, तो भाई क्या हो जाता, आप पर फिर आप ये बोलते आप पर 4 kg पानी है, पानी है, आपके फाइनल सिचुएशन हो जाती एट द रेट 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 500 माइनस 400 बचा होता, 100 कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, इतनी अभी भी बची हुई है। अब इससे क्या होगा, इससे फेस चेंज आएगा। अब यहाँ पर अब क्या होना है, खाली ट्रांजिशन होने वाला है, तो ट्रांजिशन होने वाला है, क्या फिर देखोगे एमएल पूरा हो पाएगा क्या, अब 1 किलो के लिए 540 चाहिए होता है, एमएल लगे, अब एमएल लगने वाला है, एल की वैल्यू है 540, तो 4 kg के लिए कितना लग जाएगा, 4 × 540, तो उतना तो अवेलेबल है ही नहीं, तो होगा क्या, 100 कैलोरी से कुछ, 100 कैलोरी से क्या होगा, 100 कैलोरी से कुछ जो वाटर होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 100 कैलोरी से क्या होगा, जो आपका पानी होगा वो कुछ स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा ये, 100 से m × 540, इतना आपका क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई है, 10/54, इतना आपका स्टीम बन जाएगा, और पानी कितना रहेगा, पानी रह जाएगा आपका 4 - 10/54, इतना पानी हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। चलो चलो आगे बढ़ो, इतना अरे इतना नहीं आता भाई, ठीक है करा दिया, आगे बढ़ते हैं, चलो स्टॉप। फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो, यहां तक तो लिख लिया होगा, तो कैलोरीमेट्री वाला पार्ट का आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ टर्म्स हैं वो छोड़ो, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं वो छोड़ो, वो अपना उसके लिए हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कंपटीशन में डील हो जाएंगी वो चीजें, फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया है। ठीक है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाँ बस दो ही फॉर्मूले हैं यार, इसी पे चलना है, कैलोरीमेट्री में इतना ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आ जाता है इसमें जो छूटा है वो बता देता हूँ आपको, इसमें जो छूटा है वो बता देता हूँ। छूटने वाला क्या है, छूटने वाले पर आपका दो लिक्विड को मिक्सअप करोगे, दो लिक्विड को मिक्सअप करोगे तो कितना होगा, क्या बनेगा आपका टेम्परेचर। तो उसमें फेस चेंज वाली बातें नहीं करनी है आपको, वो है। और थोड़ा सा आपका क्या बोल सकते हो इसकी कहानी, जब माइक ऑन नहीं है क्या मेरा, आवाज नहीं आ रही। तो ठीक है, मेरे ख्याल से मीटिंग आप ब्लॉक कर देनी चाहिए, है ना, बाकी कलाकार आते रहेंगे अपना डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक हो क्या, हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, एक वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ हाँ वो कुछ वो बैच मिक्स हो रखा है ना, AP1 और AC1 AC2, बोर्ड का क्लास चल रहा है और वो इस हफ्ते रहेगा ही रहेगा, तो पहले बोर्ड का निपटा लेते हैं। तो एक एक वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना बस। वाटर इक्विवेलेंट क्या कहता है, देखो अगर ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, इसका मास m है, इसका स्पेसिफिक हीट s है। अगर इसको डेल्टा क्यू हीट देके इसका टेम्परेचर जो राइस हो रहा है वो डेल्टा टी बढ़ जा रहा है। आपको पता है फॉर्मूला लगाओगे आप ms डेल्टा टी, ये लगाया आपने फॉर्मूला। अब आपको सेम हीट देनी है, सेम हीट देनी है, सेम टेम्परेचर राइज करना है, लेकिन हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार। पानी की स्पेसिफिक हीट हमें पता है, तो मास ऑफ वाटर कितना पानी चाहिएगा, ठीक है ना, कितना पानी चाहिएगा वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, उसका सिंपल सा तरीका है, ये है कि इसके लिए भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर एस वाटर डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका। तो अब ये हो जाएगा, अ, ठीक है, अगर ये हो गया आपका, तो बस यहां से इक्वेट कर लो, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, MS/SW, यही आपका वाटर इक्विवेलेंट होता है। बेसिकली इसका इतना मास कितने वाटर के बराबर हो जाएगा कैलोरीमेट्री वाइज, ठीक है। सेम हीट देके सेम टेम्परेचर राइज करवाना है, तो वाटर में कितना उसका रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना मास ऑफ वाटर इसके बराबर हो गया। स्पेसिफिक हीट आपको जनरली पता है वाटर की 1 हो जाती है, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। तो ये हो जाता है वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी डेफिनेशन लिख लेना, अमाउंट ऑफ, वो अपने टेक्स्ट बुक से लिख लेना आप, एनसीईआरटी की अलग है, एनसीईआरटी में अलग लैंग्वेज लिखवाई होगी, उसमें अलग लिखवाई होगी। चलो भाई अगला आ जाओ आप, थर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग डाल लो थर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग डाल लो थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन हेडिंग डाल लो। मिटा दो उसको, हो गया होगा। अरे खींच लो ना, स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट,
छोटा सा ही तो है। डेफिनेशन इसके बगल में लिख लेना, डेफिनेशन फ्रॉम बुक, टेक्स्ट बुक। ठीक है, अगला आपका आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में देखो क्या होता है, कोई भी आप सब्सटेंस है उसको अगर आप हीट अप करते हो तो होता क्या है, वो फैलने लग जाता है, उसका उसका लेंथ चेंज होगा, उसका एरिया चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, बाकी डिटेलिंग में बातें उधर उसमें हो जाएगी कॉम्पिटिटिव में। अभी के लिए आप इसे समझो कि ये एक्सपेंड हो जाएगा। हाँ एक्सपेंड हो जाता है, तो हीटअप करोगे ये हो जाता है। तो उसमें भी हमारे 3 कैटेगरी होती हैं। जैसे आपने वहां पढ़ लिया है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। एक्चुअल में डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होती है, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ उनमें क्या होता है, जैसे ये है, इसको लीनियर में बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाली डायमेंशन कंपेयर टू ये और ये वाली डायमेंशन, एक्स वाई जेड, अगर 3 कोऑर्डिनेट हम 3 वो एक्सिस बोले तो एक डायमेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी की 2 डायमेंशन, वो लीनियर में आ जाता है। तो उसमें हम बोलते हैं खाली लेंथ में एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये वाला नेग्लिजिबल होता है, ऐसे वाला एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होगा, ये वाला एक्सपेंशन मतलब काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाकी एक्सपेंशन के। तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन क्या कहता है, लेट्स से ये लेंथ है आपकी, एल लेंथ है टी टेम्परेचर पर। ठीक है, ये एल प्लस डी एल हो गई है, एल प्लस डी एल हो चुकी है टी प्लस डी टी टेम्परेचर पर। तो भाई इसका यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कहता है कि जो चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ होगा प्रोपोर्शनल होता है कितनी लेंथ है। ऑब्वियस सी बात है, आप 50 डिग्री सेल्सियस से अगर एक छोटी रॉड ले रहे हो, एक बड़ी रॉड ले रहे हो, तो बड़ी रॉड का जो एक्सपेंशन होगा, ओवरऑल एक्सपेंशन, परसेंटेज एक्सपेंशन नहीं बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल एक्सपेंशन ज्यादा ही आएगा। अरे 50 डिग्री से इसको बढ़ाओगे इतना फैलेगा, इस वाले को फैलाओगे इतना फैलेगा। परसेंटेज वाला लगभग लगभग सेम ही आएगा, लगभग क्या आता ही सेम है। तो मतलब कितना लेंथ एक्सपेंड हो रहा है प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, वो प्रोपोर्शनल होता है कितने का टेम्परेचर चेंज करवा रखा है आपने। तो यहां से अगर आप कांस्टेंट हटाते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आएगा अल्फा। ये अल्फा को बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी वाला है, यहाँ पर ये अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब होता क्या है, इसको इंटीग्रेट करोगे, वैसे तो कायदे से ये होता है, एक स्टेप पर जा रहा हूं मैं क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं स्टेप, ऑल्दो ये कंपटीशन में आता है अल्फा डी टी। ठीक है, यहां से जब इसको इंटीग्रेट करोगे, आप मान लो टेम्परेचर जब टी नॉट था तो लेंथ थी एल नॉट, टेम्परेचर जब टी हो गया लेंथ हो गई है एल। क्या डीएल अपॉन एल का इंटीग्रेशन आपको पता है, डीएक्स अपॉन एक्स, डीएक्स अपॉन एक्स, डीएक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन पता है कि नहीं पता, लॉग लॉग। तो एल एन एल बन जाएगा, लिमिट लगा देना एल नॉट से लेके एल तक, यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा टी, कहां से कहां तक, टी नॉट से लेके टी तक। ये सिनेरियो हो गया है। अब इसके आगे जाएंगे, लिमिट लगाओगे तो लॉग एल माइनस लॉग एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, यानी अल्फा डेल्टा टी बन चुका है। ये बन जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी। तो यहां से अगर यहां से आपने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया है तो उधर भेजोगे तो ये ई की पावर अल्फा डेल्टा टी बन जाता है। फिर से कह रहा हूं, इसके नीचे का अभी छोड़ देना, अगर नहीं आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल ये प्रोसीजर होता है। तो एल की वैल्यू आ जाती है एल नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। अब अगर आपने लिमिट लिमिट थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, कुछ पढ़ा होगा, तो ई की पावर एक्स का एक एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये पढ़ा है क्या, मैथ में पढ़ लिया गया? साइन एक्स का भी होता है, लॉग 1 प्लस एक्स का भी होता है, कॉस एक्स का भी होता है, टेन एक्स का भी होता है, सबका एक्सपेंशन होता है। हाँ ये पढ़ा हुआ है, तो बाइनोमियल थ्योरम से आता है। ठीक है,
ई की पावर एक्स का, ठीक है, अभी के लिए लिमिट्स नहीं हुआ है, ठीक है ठीक है। हाँ जयपिन सर ने स्टार्ट में बताया होगा, ठीक है जो भी है। तो फिलहाल के लिए एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर ऑन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन होता क्या है हमारे लिए, जब अल्फा डेल्टा टी छोटा हो जाएगा 1 से, अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है 1 से, तो हम क्या लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन छोड़ो, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन आता है बोर्ड का, इतने से टेम्परेचर बढ़ा है। इस साल क्वेश्चन भी सिंपल आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रखी है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने के ज्यादा आसार हैं। तो एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट क्या है ये याद रखना, एल नॉट टी नॉट टेम्परेचर पे है, एल टी टेम्परेचर पे है, तो बेसिकली डेल्टा टी यहाँ पर टी माइनस टी नॉट है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लोगे ना, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लिख लोगे तो बता देना। अरे डेरिवेशन नहीं आएगा इसका, टेंशन मत लो, डेरिवेशन आपको करना ही है ना, इधर की साइड मत जाना, यहां से क्या करना, यहां से हट जाना, इसको हटाना, यहां से डीएल, ठीक है, डीएल को आप ऐसे, अरे आता ही नहीं है यार, आप एल को ऐसे कर सकते हो, इसको वैसे तो गलत है तरीका करने का। वो क्या करते हैं बताए, वो इसको डायरेक्ट बोल देते हैं, वो सीधा बोलते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। हटाओ, स्कूल में ये चलता है बस, ये आता है कंपटीशन में, ये फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब अल्फा डेल्टा टी 1 से बहुत छोटा होता है, लेकिन इस चीज पे बातें 11th क्लास में नहीं होती हैं, कंपटीशन में होती हैं। तो आपके लिए तो ये क्या करते हैं, डीएल और एल नहीं लिखेंगे, वो सीधा डेल्टा एल लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज एल फाइनल माइनस एल इज इक्वल टू एल, ऐसे करके लिख देते हैं। तो बोर्ड के लिए तो ये कहानी है, एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे हो जाएगा, वही चीज है। आप तो बस फॉर्मूला इसको दिमाग में रखना, अगला आपका जो आता है, अच्छा ग्रेविटेशन क्या ये ऑप्टिक्स का सबका है क्या इस बार, ऑप्टिक्स भी आ रहा है क्या सबका? अच्छा, कुछ का नहीं आ रहा होगा, कुछ का आ रहा है,
ये HSC बोर्ड वालों को आ रहा होगा, CBSE वालों को नहीं आ रहा होगा शायद। तो फुल सिलेबस में, अरे HSC बोर्ड में तो ऑप्टिक्स है 11th क्लास में, 12th क्लास में, मतलब उसमें हमारे उसमें NCERT में तो 12th में है ना। ग्रेविटेशन कॉमन है क्या सब में? ग्रेविटेशन सबका आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, इसके बाद हम जब ये थर्मो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उस पर आ जाएंगे। चलो चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लो भाई फटाफट। ये हो गया है। ऐसे ही होता है एरियल एक्सपेंशन, एरियल, एरियल एक्सपेंशन, एरियल और सुपरफिशियल भी बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। कोई चीज है, अरे ग्रेविटेशन एक का नहीं आ रहा, बाकियों का तो आ रहा होगा, इसका एरिया बढ़ जाना, ये ए था, फिर बाद में क्या हो गया, ये ए प्लस डी ए हो गया है। मेरे ख्याल से ज्यादा कोई दिक्कत यहाँ पर वो नहीं करना अपने को, डी ए प्रोपोर्शनल होगा ए के, डी ए प्रोपोर्शनल होगा जितने का टेम्परेचर में चेंज करवाओगे। तो यहाँ से डी ए जो आ जाता है वो आ जाता है बीटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बीटा आता है, ठीक है। बोर्ड के लिए कहानी आई, बोर्ड के लिए कहानी है, सीधा लिख देना, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। बी को, बीटा को बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या बन जाएगा, ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होगा आपके लिए कि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, जैसे आपका लेंथ चल रहा था वैसे एरिया के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या मेरे को तीसरे के लिए बताने की जरूरत है क्या? वॉल्यूम एक्सपेंशन में ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। एरिया में ये आता है, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन में आता है वी डैश इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा को क्या बोला जाएगा, गामा को बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक और चीज आती है, एक आता है, अब इसमें से रिजल्ट आता है कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालो, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालो। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, डेंसिटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे वेरी करती है? एक बात बताओ, मास क्या होता है? मास को लिख सकते हो आप डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास तो फिक्स रहेगा ना, आप टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो मास तो फिक्स रहने वाला है। तो क्या यही आपका रो डैश वी डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये टी टेम्परेचर पे है, ये लेट से टी डैश टेम्परेचर पे है ना, टेम्परेचर, ये हो जाएगा। तो यहां से रो डैश कितना आ गया, रो डैश आपका आ गया रो वी अपॉन वी डैश, कितना हो जाएगा, रो वी वी डैश को आप लिख सकते हो वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो रो डैश कितना बन गया, रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सिंपल है। डेंसिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी कम ही होने वाली है, तो नीचे का फैक्टर 1 से बड़ा आ रहा है, कम ही हो जाना उसमें। हाँ, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो डेंसिटी बढ़ के आ जाएगी। ये छापने वाला काम फटाफट करो भाई, हैं? फिर से बोल रहा हूँ, कैलोरीमेट्री में मिक्सचर वाला नहीं आएगा। जब मैं पानी और स्टीम को मिक्स किया है वो शायद ना आए, किसी के अब टीचर को ज्यादा करना ही होगा, कोरोना काल नहीं देख रहा है जो, वो डाल ही देगा वो क्वेश्चन उस टाइप का। हो गया ना,
खींचो भाई खींचो, स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट, इसका नहीं हुआ है। ठीक है, मैं लेफ्ट वाला मिटा रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो। आपको उसमें जो आएगा थर्मल एक्सपेंशन से कोई क्वेश्चन आएगा, रिलेशन बिटवीन, ये पक्का है, ये बोर्ड में आ रहा है, रिलेशन बिटवीन, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा में क्या रिलेशन होता है, देखो सबसे पहले तो अल्फा एंड बीटा का देख लो। ठीक है, लेट्स यहां पर एक वो ले लेना, रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेना, इसका एल है, इसका बी है। ठीक है, ये कब है, टेम्परेचर टी पर। बाद में मान लेना इसका एल डैश हो गया है, पी डैश हो गया है, टेम्परेचर टी डैश पर। ठीक है, तो भाई पहले आप कितना लिखोगे, ए हो जाएगा एल बी, ए डैश हो जाएगा आपका एल डैश पी डैश। डेरिवेशन भी बहुत आसान है, मेरे ख्याल से डायग्राम से क्लियर होगा। आपने रेक्टेंगुलर कंसीडर, अब लैंग्वेज लिख लेना, कंसीडर आ रेक्टेंगुलर प्लेट, आ रेक्टेंगुलर, आप चाहो तो स्क्वायर प्लेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ इतना इतना एट टेम्परेचर टी, let the length be L dash and B dash, length and breadth be L dash and B dash at temperature T dash। तो ये पहले का एरिया, ये फाइनल एरिया, बस लैंग्वेज लिख लेना। अच्छा, ए डैश एल डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल डैश को L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा जा सकता है ना। बी डैश को लिखा जा सकता है B 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बताओ इतना हो जाएगा। इसको फर्दर लिखोगे तो एल बी ब्रैकेट में क्या बना है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। अब इसको खोलोगे तो कितना बन जाएगा, ए डैश की वैल्यू, एल बी कितना बन गया, एल बी आपका बन चुका है ए, ये बनेगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, क्यों, क्योंकि अल्फा डेल्टा टी अपने आप में 1 से छोटा है, तो उसका स्क्वायर तो और नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, हमेशा हायर टर्म्स नेग्लेक्ट कर देना, सिर्फ लीनियर वाला टर्म रखना, स्क्वायर क्यूब वाले कभी भी आगे जाके आएगा, जब वॉल्यूम वाले के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो क्यूब वाला भी आएगा, तो हायर पावर सारी नेग्लेक्ट कर दोगे आप। तो कितना बन गए, ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, इसको कंपेयर करोगे ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी से, तो आपको पता चल जाएगा बीटा की वैल्यू आ गई है 2 अल्फा। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई है 2 अल्फा। अच्छा, उसके लिए क्या कर लोगे, मेरे ख्याल से ऐसे ही आप खुद से कर सकते हो। अब मैं जानना चाह रहा हूं अल्फा एंड गामा के बीच में, तो इसके लिए क्या करो, कंसिडर अ क्यूबॉइड, कंसिडर अ क्यूबॉइड, टी टेम्परेचर पर मान लो L B H है। ठीक है, टी डैश पे मान लो L डैश B डैश H डैश। क्या खुद से डिराइव कर पाओगे, क्या कर लोगे खुद से डिराइव, अरे इसको खुद से डिराइव कर लोगे। पहले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम V मान लो, यहाँ पर वॉल्यूम V डैश मान लो। अब इस सबको लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, V आपका LBH हो गया है, V डैश आपका L डैश B डैश H डैश हो चुका है। इसको लिख सकते हो L B H, मेरे ख्याल से 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब बन जाएगा, क्यूब बनेगा A प्लस बी का होल क्यूब, कितना होता है भाई A प्लस बी का होल क्यूब, ये तो बन गया V 1 प्लस, मेरे ख्याल से एक टर्म तो ये आएगा, बाकी 3 अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर आएगा प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब आ जाएगा, ये वाले टर्म्स आने लग जाएंगे। ठीक है, ये वाले टर्म्स आने लग जाएंगे, ये दो टर्म नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो आप देखोगे तो V 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी बन जाएगा। ये आपको कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग V प्लस गामा डेल्टा टी से,
तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ गया है। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1:2:3। इसका प्रूफ आएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी पे है, ये क्वेश्चन आएगा। अरे AP2 और AC2 वालों का थर्मो आ रहा है क्या? थर्मो है ना 11th में? क्या नहीं है क्या? कुछ तो करें, इस वाले में नहीं है, इस वाले में मतलब इस वाले में क्या मतलब है भाई? फर्स्ट सेम, वे तो ये सेकंड सेम नहीं चल रहा क्या तुम्हारा? तो वहां तो पूरा 11th क्लास खत्म होने वाला होगा ना? स्टेट बोर्ड का HSC में फर्स्ट सेम है ये? अच्छा, किसका एडमिशन नहीं हो रखा भाई, कौन है? अच्छा 10 अभी हुआ है, HSC लेट शुरू हुआ बहुत, 2 वीक से लेक्चर स्टार्ट हुआ है अभी। अरे भाई चलो ठीक है, इसको करते हैं ना कल, इसका थर्मो का भी निपटा देते हैं, बाकी फिर तुम्हारे हिसाब से चल लेते हैं HSC के हिसाब से। ग्रेविटेशन तो कर ही लेंगे, ठीक है। अरे कॉलेज चालू होने से मतलब नहीं है यार, अपने को तो कंप्लीट कराना पड़ेगा ना बोर्ड का। ऐसा ने सब गड़बड़ी कर दी इस बार। नहीं तो इस टाइम तक बोर्ड वोर्ड सब हो जाता था। मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अगर थर्मो का आता है, थर्मल एक्सपेंशन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आएगा ये, तो ये डेरिवेशन पक्का आएगा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। अच्छा कंपटीशन में क्या बोलता है? स्टार्टिंग से रिवाइज भी करना बाकी है भैया, कोरोना में ऐसा नहीं होता, समझो बात को। स्टार्टिंग से रिवाइज भी करना बाकी है, लगातार करते जाओ भाई। हाँ इसमें देखो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन में क्या होता है, आइसोट्रोपिक नहीं होता मटेरियल। आइसोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी का सेम नहीं होना। तो कहेगा इस डायरेक्शन के लिए अल्फा 1 है, इस डायरेक्शन के लिए अल्फा 2 है, इसको अल्फा 1 बनाएगा, इसको अल्फा 2 बनाएगा। तो आप देखोगे जब मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पर 2 अल्फा की जगह अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ जाएगा। डेल्टा टी स्क्वायर वाला टर्म तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ जाएगा, तो बीटा 2 अल्फा ना होकर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा। गामा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग अल्फा आ जाना, वो नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है। आइसोट्रोपिक मटेरियल वो होता है कोई भी डायरेक्शन में जाओगे प्रॉपर्टी सेम रहती है, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, चाहे वो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देख लो, ठीक है। तो ये आइसोट्रोपिक मटेरियल रहता है, आपके लिए तो आइसोट्रोपिक का ही यूज होने वाला है। कॉम्पिटिशन में नॉन आइसोट्रोपिक में अल्फा अलग अलग हो जाएगा दोनों डायरेक्शन के लिए, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तो उसमें रेशियो नहीं निकाल पाओगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका आ जाता है, अगला जो रहेगा इसमें वो ये रहेगा। एक आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल का।
हाँ भाई, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, फटाफट लिखना। जिसको कंफ्यूजन होता है वो यहाँ देख लेना। मेरे ख्याल से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी का, उसके हिसाब से केल्विन के हिसाब से कितना चलता है, 273, इसके हिसाब से 373, ठीक है, 0.15 वगैरह चलता है। 0, 100, यहाँ मेरे ख्याल से अगर आपको याद होगा कितना होता, 32। तो आप जानने में इच्छुक होते हो कि इसका इतना फ़ारेनहाइट, इसका कितना डिग्री सेल्सियस है, इसका इतना फ़ारेनहाइट, इसका कितना केल्विन है, ठीक है। आप चाहो तो कोई और स्केल बना दो, कोई पी स्केल बना लो। ये डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहा है, वो केल्विन में कर रहा है, फ़ारेनहाइट में कर रहा है, एक कोई पी स्केल बना दी, कोई नई स्केल बना दी है, ये कोई नई स्केल है। इसके लिए आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, ठीक है। मैं मान लेता हूं, मैं -50 मान लेता हूं, और ये मैं मान लेता हूं 150 मान लेता हूं, ठीक है। तो होता क्या है, इसका के कितना, इसके सी के बराबर है, इसका ये जो टेम्परेचर स्केल होती हैं, टेम्परेचर स्केल फॉलो लीनियर रिलेशन, ये फॉलो करती हैं, फॉलो लीनियर रिलेशन। अब लीनियर रिलेशन फॉलो करने से क्या मतलब है, लीनियर रिलेशन फॉलो करने से मतलब है, अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना है, एफ को या तो एम सी प्लस के कर लो, स्मॉल के, वो एम एक्स प्लस सी होता है, स्ट्रेट लाइन तो हो गई होगी, है ना। लीनियर रिलेशन क्या होता है, ये तो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मैंने सी तो ऑलरेडी डिग्री सेल्सियस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने के बना दिया कोई कांस्टेंट, ठीक है। एम और के क्या है, एम कॉमा के कांस्टेंट्स हैं, अननोन है। कैसे निकालोगे, आपको दे रखा है, आपको दे रखा है जब सी की वैल्यू कितनी है, देखो फ़ारेनहाइट 32 इज इक्वल टू एम इंटू 0 प्लस के, तो यानी के की वैल्यू तो आपने क्या निकाल ली, 32, ठीक है। अगली बार आपने कितना पुट करना है, 212, जब सेल्सियस कहाँ क्या कौन सा चल रहा है हम, सेल्सियस में 100 हो जाएगा, प्लस के, तो यहाँ नहीं, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान देना। 212 में से 32 माइनस करोगे तो 180 बनेगा, 180 अपॉन 100, 9/5 आ जाएगी। तो आपका रिलेशन क्या बन गया, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। यह रिलेशन होता है आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। आप चाहो तो कोई भी दो स्केल में रिलेशन निकाल सकते हो। एक काम करो, पी और सी में निकाल लो, उससे आपका भी आइडिया लग जाएगा कैसे करना होता है। मेंस के लिए तो आता ही है क्वेश्चन, बोर्ड में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। बोर्ड में चांसेस हैं इसके क्वेश्चन के आने के, लेकिन कोई शॉर्ट नहीं कह सकता। फटाफट करो इसको। इनफैक्ट आप ये ना कॉपी करते हुए आप डायरेक्ट पी और सी का निकालो, पी एंड सी वाले का रिलेशन निकाल लो।
अरे क्या निकाल भी लिया क्या रिलेशन है? P इज इक्वल टू 2C माइनस 50, P इज इक्वल टू 2C माइनस 50, और भाई और ये आ रहा सबका? हाँ भाई, P इज इक्वल टू 2C माइनस 50 बताना है किसी को? किसको बताना है? P इज इक्वल टू 2C माइनस 50 आ रहा है, एक बार मैं भी चलो कर ही लेते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू एम सी प्लस कोई के बना दो। जब C की वैल्यू 0 थी तो P की वैल्यू माइनस 50 थी प्लस के, तो के तो पता चल गया हमें, के आ रहा है आपका माइनस का 50। जब P की वैल्यू 150 हो गई, M C की वैल्यू 100 थी, K की वैल्यू आ गई माइनस का 50, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 बन जाएगी। तो P इज इक्वल टू M C माइनस 50, हाँ ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। और ये कंपटीशन का भी हो गया। ये आप मान लो हर 4 5 5 5 नहीं, थोड़ा ज्यादा लगा लो, मतलब हर जो भी आपका कोई भी अटेम्प्ट होगा ना, एक बार तो क्वेश्चन आने वाला है, किसी के हाथ पड़ेगा ही पड़ेगा। हर अटेम्प्ट में आता है। जनवरी के 19 में भी दोनों अटेम्प्ट में से किसी एक में आया था। पी कौन सा यूनिट है सर? अरे कोई नहीं है, मैंने अपनी स्केल बनाई यार, मैंने कोई अपने नाम की स्केल बना दी, किसी केल्विन बना रखी थी, डिग्री सेल्सियस, एफ फ़ारेनहाइट है, पी हमने बना दी कोई स्केल। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फिर आपका आता है, देखो अब दो बोर्ड मिक्सअप हो रहे हैं, तो एक काम करेंगे हम, ग्रेविटेशन को ले लेंगे कॉमन में। फिलहाल केटीजी की बात है, केटीजी में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, केटीजी में आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले तो अजम्पशंस पढ़ने बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी वाले हो, टेक्स्ट दोनों अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ना, जो भी बोर्ड हो। थर्मो फिनिश नहीं है यार, ये सब थर्मो का ही पार्ट है, अभी चल रहा है थर्मो। ठीक है, केटीजी थर्मो सब एक ही में आते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में होता है, हम थर्मो में पढ़ा देते हैं इसको। तो ठीक है, अजम्पशन में क्या होता है, देखो केटीजी में क्या करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस है, यहाँ गैस कोई भी आपकी एक पर्टिकुलर गैस ले लो, लेट्स से नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कोई भी एक गैस ले लो। वैसे मेनली हम मोनोटॉमिक लेके चलते हैं फिलहाल पहले। तो होता क्या है, हम मान के चलते हैं जैसे इस कमरे में है आपके ऑक्सीजन है, सपोज कर लो खाली ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, टकराएंगे एक दूसरे को, रैंडम मोशन चल रहा होता है। ठीक है, रैंडम मोशन चल रहा होता है, तो रैंडम मोशन चलेगा, एक दूसरे टकराएंगे। हम क्या मानते हैं, हाँ कोलिजन होता है, कोलाइड करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे और वॉल से भी कोलाइड करेंगे, कंटेनर में जिस कंटेनर में है उसकी वॉल से भी कोलाइड करेंगे। सारे कोलिजन हम इलास्टिक मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कोई लॉस नहीं हो रहा है, हम ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करके चलते हैं, हम ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों मासेस हैं, अब सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक ही पर्टिकुलर गैस है, सबके अगर वो सेम है, मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन हो जाता है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ये उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, AP2 AC2 ने नहीं पढ़ा होगा, बस समझ लो दिमाग पर। ठीक है, अगर दोनों मास सेम होते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, ये सब सिनेरियो होता है। ठीक है, वो सब कुछ कुछ assumptions हैं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्यों नेग्लेक्ट करके चलेंगे? अगर ग्रेविटी का इफेक्ट लेंगे तो नीचे की साइड डेंसिटी गैस की ज्यादा रहेगी, ऊपर कम रहेगी। भैया वजन के कारण क्या होगा, नीचे की साइड मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेंगे आपको, ऊपर की साइड कम मिलेंगे। हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा मिक्सचर कैसा हो जाएगा, जो भी गैसेस हैं यहाँ पर, जो भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है पूरी, वो पूरी होमोजीनियसली मिक्सअप होगी। यहाँ से मैं 1 मीटर क्यूब उठाऊंगा या यहाँ से 1 मीटर क्यूब उठाऊं, जितने यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे उतने यहाँ मिलेंगे। ये होता है होमोजीनियस होना, सब जगह सेम हो जाना चीजें। ठीक है, प्रॉपर ढंग से मिक्सअप हो गया चीजें, तो यहाँ मिल रहा है वही यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, किसी भी टाइम पर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, सबकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर डिवाइड बाय n। अगर n मॉलिक्यूल्स हैं वो 0 आएगी, अगर एक मॉलिक्यूल इधर को जा रहा है तो पक्का एक मॉलिक्यूल इधर को जा रहा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, assumptions हैं। ठीक है, फिर
एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखोगे, वो यहाँ गया कोलाइड किया, यहाँ गया, यहाँ कोलाइड किया, यहाँ गया, यहाँ कोलाइड किया, यहाँ गया, यहाँ कोलाइड किया, यहाँ गया, तो लॉन्ग टाइम में हम क्या बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी वो भी जीरो बोलते हैं। किसी इंस्टेंट पर सबकी मिला के तो जीरो है सिस्टम की, किसी एक मॉलिक्यूल की अगर लॉन्ग टाइम में बोलेंगे इधर उधर टकरा रहा है ये वो, तो किसी एक मॉलिक्यूल की भी हम जीरो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम आफ्टर उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम आफ्टर में डेल्टा टी बहुत बढ़ गया है, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ से यहाँ यहाँ जा रहा है, हम मान के चलते हैं कभी ना कभी उस पॉइंट से पास होगा ही होगा वो। तो लॉन्ग टाइम आफ्टर हम वो मान के चलते हैं कि वो अपने पॉइंट के इर्द गिर्द ही है, तो नियरली जीरो ही आएगी आपकी। तो कुछ कुछ एजम्पशंस हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करना, तो ये लिखने को आ सकता है एजम्पशंस ऑफ केटीजी, तो ये टेक्स्ट बुक। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें दूसरा होता है प्रेशर ऑफ अ गैस। अब क्योंकि भाई इनके तो है नहीं, एक बैच के है नहीं, एक बैच के नहीं है, ये जिसका आ रहा है वो क्या सीबीएसई बोर्ड वाले हैं क्या जिसका आ रहा है थर्मोडायनामिक केटीजी जिसका आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड है क्या? हाँ तो बहुत बढ़िया, एक काम करना उससे डेरिवेशन कर लेना। ठीक है, डेरिवेशन फ्रॉम, समझ में आ जाएगा आपको, डेरिवेशन फ्रॉम फिर से बुक से। ठीक है, हम थोड़ा तेज चलेंगे। तो डेरिवेशन में होता क्या है, आप क्या करते हो, किसी एक मॉलिक्यूल को देखते हो, एक मॉलिक्यूल यहाँ टकरा रहा है, ठीक है, इससे टकराएगा, तो अगर उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट था वी एक्स, तो कोई भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड में ले सकते हो। तो मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, लेट्स से एक्स डायरेक्शन है, जब इससे टकराएगा सिर्फ एक्स कंपोनेंट रिवर्स होगा, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 2mvx का। वो मोमेंटम चेंज आया है एक के उसमें, तो n मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे, तो n मॉलिक्यूल्स वो कर लोगे। अच्छा, एक के उसमें मोमेंटम चेंज आया है, कितने समय में आया होगा, जब आप एवरेज निकालते हो, एवरेज चेंज इन मोमेंटम, यहाँ टकराया, चेंज इन मोमेंटम आया 2mvx का, सिर्फ x कंपोनेंट रिवर्स होगा, वहां जाके फिर टकरा के आएगा। तो एक मोमेंटम, एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन का जो समय आ रहा है, आप एफ एवरेज क्या लिखते हो, एफ डीपी बाई डी टी होता है, तो ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बन जाता है। तो इतने का चेंज कितने समय में आ रहा है, ये टकराया इतने का चेंज आया, खाली बस इस वेलोसिटी को देखो, क्योंकि इससे टकराने में वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रिवर्स हो गया आएगा। इलास्टिक को लेन पड़ा होगा तो वो जानोगे। तो वो है, चेंज इन मोमेंटम निकाला, वहां जाएगा आएगा, समय निकाल लो, एल लेंथ का क्यूब ले लो, या कमरा ही ले लो एल लेंथ का, तो 12 अपॉन वी एक्स आ जाएगा। चीजें हैं, तो वहां से आपका चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके आप क्या करते हो, फोर्स निकाल लेते हो, फोर्स डिवाइड बाय, अब ये तो एक एक मॉलिक्यूल में है, इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मॉलिक्यूल का आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, फोर्स बना, फोर्स पर यूनिट एरिया कर लो एल स्क्वायर, वो प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर ऑफ अ गैस का डेरिवेशन बुक से कर लेना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। तो प्रेशर ऑफ अ गैस यहाँ से देखो, हमारे लिए पी वी इक्वल टू एनआरटी तो होल्ड करेगी करेगी, आप बस इक्वेशंस देखते जाओ। एक होती है आरएमएस वेलोसिटी, एक होती है आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस स्पीड कैसे निकालते हो, इनके सबके फॉर्मूले देख लो यार। ठीक है, 3RT अपॉन एम नॉट, ये बेसिकली प्रेशर ऑफ अ गैस के डेरिवेशन में आता है। तो 3RT अपॉन एम नॉट, ऐसे ही आपकी एवरेज होती है, एवरेज 8RT अपॉन पाई एम नॉट। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन सबने पढ़ रखी है, पी वी इक्वल टू एनआरटी, इसके बारे में सबको पता है? ठीक है, क्या ये किया है ना? हाँ तो बढ़िया यार, फिर इसको तो हम भगा सकते हैं। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज हो गई, ये मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल ये हो जाती है अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन एम नॉट। एम नॉट क्या है, मोलर मास, टी क्या है, टेम्परेचर है। बोर्ड का क्वेश्चन क्या आएगा, इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी थी, तो बताओ किस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की स्पीड सेम हो जाएगी, आरएमएस स्पीड या फिर ऐसे करके।
ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी है, तो इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होगी, आरएमएस पूछ लेगा या एमपी पर पूछ लेगा। ठीक है, स्पीड कौन सी दी होगी, जनरली आरएमएस की बात करता हूँ। क्या इस टेम्परेचर पर 100, आप मान लो 300 केल्विन टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड आ रही थी इतनी। कोई डिफरेंस नहीं है केमिस्ट्री और इसमें, सेम ही तो पढ़ रहे हो आप, केमिस्ट्री में पढ़ लिया क्या तुमने, गैसेस स्टेट हो गया क्या, सबका हो गया क्या, उनका भी हो गया AP2 AC2। अरे तो ठीक है ना यार, तो ये सब तो वही है आपका। ठीक है, हमारे उसमें इसमें बस एक एक चीज और देख लो, फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर से इसकी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक, डेफिनेशन टेक्स्ट बुक से, जिसकी बुक में जैसा दिया है वैसे होता। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए होते हैं। तो है अंग्रेजी का कोई शब्द है, कुछ कुछ लाइनें लिख रखी हैं उसने, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। अब चाहिए तो 3 ही कोऑर्डिनेट चाहिए यार किसी की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, वो सबकी अलग उसमें लाइनें लिखी होती है एनसीईआरटी में, कुछ वो पल्ले नहीं पड़ती बहुत ज्यादा। फिर आगे जाके बात होती है कि हर, मैक्सवेल ने बोला, मैक्सवेल का कहना था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड होती है। अब फिर आर्गुमेंट पर बात आती है, रिसर्च वाला टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली। कुछ साइंटिस्टों का मानना है इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, मतलब बेसिकली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अंदर फ्रीडम बढ़ते गई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा नहीं आना, टेक्स्ट बुक के लिए चले जाना, डेफिनेशन से लिखना होता है, बाकी कुछ दिमाग पर नहीं रखना। टेक्स्ट बुक से डेफिनेशन लिख लेना, और बाकी हमारे लिए हैं दो गैसेस, दो गैसेस हमारे लिए हैं। सबसे पहले है, अगर हम बात करें मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस जैसे कि आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब मोनोटॉमिक गैसेस हैं। मोनोटॉमिक गैसेस के लिए F हो जाता है 3। ठीक है, 3 कौन सी होती है, 3 तीनों, ऑल थ्री आर ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल कौन कौन सी, हर एक के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, ये 12mvy², उसकी जो एनर्जी होगी, ये तीनों ट्रांसलेशनल होती है, बस याद रखना। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ पर 12m क्या होगा, कोई मोनोटॉमिक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बस हर एक के लिए आपने हर एक में काइनेटिक एनर्जी को ब्रेक करके लिख दिया। 12mv² होता है, v² को खोल दिया आपने, तो ये है। तो ये कहानी हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, बस याद रखना, और तीनों ट्रांसलेशनल के होते हैं। अच्छा, अगर डायटोमिक है, डायटोमिक में क्या होगा, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, बीच में बॉन्ड वॉन्ड है, जो भी ज्वाइन कर रखा है, तो ट्रांसलेशन तो है ही, प्लस क्या हो जाता है, इसके बाद रोटेशन हो जाता है, प्लस इसके बाद रोटेशन हो जाता है, तो दो और आ जाते हैं। ठीक है, दो और आ जाते हैं आपके। ठीक है, ये हो जाता है। तो उसकी जहां तक बात रही, क्या बोलते हैं, डायटोमिक की, सेकेंड डायटोमिक की जहां तक बात रही, डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लिखोगे 3+2, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, यानी 5 हो गए टोटल। ठीक है, कौन कौन से हो जाते हैं, कौन कौन सी एनर्जी आएगी आपकी, 12mvx², 12mvy², 12mvz², 12ix ओमेगा x का स्क्वायर, 12iy ओमेगा y का स्क्वायर। अगर आप रोटेशन पढ़ रहे हो तो आपने देख लिया होगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ जाएगा, ml²/12, आप इसके अबाउट लिखोगे ml²/12, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, रॉड के अलोंग ही आप एक्सिस ले लो, रॉड में ही उसके कोइंसाइडिंग एक्सिस ले लो, कुछ नहीं आता है। तो मेन चीज है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, ये आ गई। फिर स्टेटमेंट आता है जो आपका बोर्ड के लिए आएगा, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन, मैक्सवेल का ही है वैसे तो, खैर मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिर से इसका स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इसका बहुत जरूरी है। ये क्या कहता है,
each degree of freedom is degree of freedom is associated with equal amount of energy which is equal to half kb into t. kb जहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, kb जहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जानते हो आप, है kb की वैल्यू, जहां पर kb की वैल्यू जो है, जो kb है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, आर गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मेरे ख्याल से पता होगा आपको, ठीक है ना, आर अपॉन एन ए, ठीक है, ये हो जाता है। लिख लो, इतना लिख लो। क्या ऑनलाइन हो गया एग्जाम? किसका ऑनलाइन हो रहा है भाई? ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है क्या तुम्हारा? डीएवी का ऑफलाइन ही है, एनएसपीएस का ऑनलाइन है, अच्छा कुछ का ऑनलाइन है, कुछ का ऑफलाइन होगा। देखो ऑनलाइन वालों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ऑनलाइन वालों तो किताब खोलो, मिल जाएंगी चीजें, पहले से ही बता रहा हूँ, ये चीजें टिक कर लेना इनको बस, बाकी लोग इसको पढ़ के चले जाना। लिख लिया? ये वाला तो लिख लिया होगा, ऊपर वाला। यार थर्मो का कल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, आज केटीजी हो गया, कल थर्मो का वो वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जो इससे पहले पढ़ाया था मैंने, लीनियर एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री, वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आता है, तो वहां का भी कवर हो जा रहा है वो, तो ठीक है। देखो अब फिर से मोनोटॉमिक गैस लिखना, मोनोएटॉमिक गैस, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखना, एनर्जी विथ वन मॉलिक्यूल विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू एफ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ हाफ केबीटी। तो एनर्जी विथ एन मॉलिक्यूल्स दैट इज टोटल गैस की, टोटल गैस के लिए कितना हो जाएगा, मान लो गैस में एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एनर्जी आपकी बन जाएगी एन टाइम्स ऑफ एफ बाई 2 केवीटी, इतना बन जाएगा। ये कितना हो गया है, एन एफ बाई 2 एन, इसको लिख दो आर अपॉन एन ए। अब आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लिया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स बन जाता है, एफ बाई 2 एनआरटी, यह बन जाती है आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। इंटरनल एनर्जी गैस की क्या होगी, गैस के मॉलिक्यूल की सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड करो। काइनेटिक एनर्जी ऐड करने से मेरा खाली ट्रांसलेशन का मतलब नहीं है, रोटेशन का भी मतलब है, ठीक है, खाली उसका ही मतलब नहीं है ट्रांसलेशन का, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन सब का मतलब है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
अब पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि अजम्पशन में लिखा हुआ है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन कुछ नहीं है। अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है अदर देन ड्यूरिंग कोलिजन, और ग्रेविटी का भी आपने कुछ लिया नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का शब्द कहीं आता ही नहीं है। तो जो बेसिकली इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर बन जाती है। पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। सम ऑफ बोल सकते हो आप, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो होते क्या जा रहा है, आपने कैलोरीमेट्री में डेल्टा क्यू पढ़ा, यहां पर यू पढ़ रहे हो, यू से आप चाहे तो डेल्टा यू बना दो F/2 NR डेल्टा टी, ऐसे करके लिख लो। इंटरनल एनर्जी यहां पड़ी, हीट वहां पड़ी। अब हम सीधे उतर जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स से, जहां पर हम बात करेंगे किसकी, वर्क डन की, वर्क डन बाय गैस। उन तीनों को मिला के फर्स्ट लॉ आ जाता है, वहां से आपकी प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स चालू होती है। एक लेक्चर का काम धाम होता है वो। लिखो इसको, फटाफट लिखो। सिर्फ इतना ही करना, इतने से अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लगा लेना। इससे अपने नोट्स को फॉलो करते हुए चलो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लगा लेना थोड़े बहुत, और डेरिवेशन जो जो बोलते जा रहा हूँ वो कर लेना। प्रेशर ऑफ अ गैस का, प्रेशर ऑफ अ गैस का सीबीएसई वाले देख लेना एक बार, ठीक है? क्योंकि वो डेरिवेशन ही आराम से ले लेगा, 20 मिनट ले लेगा मेरे को यहाँ पर करवाने में, 20-25 मिनट। तो उससे बढ़िया है कि बाकी कर लेते हैं। थर्मो भी आज ही कंप्लीट करा देता हूँ यार, 8:30 तक निपटा ही देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स भी। तो कल से हम क्या कर लेंगे, कल हम आ जाएंगे ग्रेविटेशन कर लेंगे कल। ग्रेविटेशन 2 घंटे में तो ग्रेविटेशन आराम से हो जाएगा। ग्रेविटेशन के साथ एक और टॉपिक निपटा देंगे। ऑप्टिक्स सबका आ रहा है क्या? कुछ बच्चों ने बोला है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हो गया, सीबीएसई में तो है ही नहीं, खैर उतना तो मेरे को पता है। वेव्स करवा दो, वेव के लिए ऑक्सीलेशन चाहिएगा आपको। साउंड आ रहा है। अच्छा, साउंड सबका है क्या? वेव्स एंड ऑक्सीलेशन सबका आ रहा है? हम्म, ये सबका लग रहा है मेरे को। हाँ हाँ, तो एक काम करेंगे, वेव्स एंड ऑक्सीलेशन करवा देंगे पहले, ठीक है? ठीक है, थर्मो में रेफ्रिजरेटर क्या होता है? अरे खोलो, अंदर से कोल्ड ड्रिंक निकालो, पियो, अंदर रख दो। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हैं? रेफ्रिजरेटर में होता ही क्या है? रेफ्रिजरेटर आ रहा होगा, कार्नोट इंजन आ रहा होगा, ठीक है? कल मैं क्या क्या करवाऊंगा, कल हमारा ऑक्सीलेशन से चालू करके हम वेव्स निपटा देंगे। प्रॉपर 2 घंटे की क्लास होगी, वेव्स एंड ऑक्सीलेशन पूरा निपटा देंगे कल, ठीक है? बता भी दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे। हाँ हाँ, साउंड भी आ जाएगा उसमें कंप्लीट, इतनी टेंशन मत लिया करो, ठीक है? तो और यहाँ समझो, यहाँ मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, थर्मो में और कोई फॉर्मूले है ही नहीं, जितना लिखवा रहा हूँ फॉर्मूले तो सारे लिख रहे हैं। तो आप समझ के चलो, थर्मोडायनेमिक्स इजी टॉपिक है, जितने फॉर्मूले लिख रहे हैं इसी पे क्वेश्चन रहते हैं आपके, चाहे वो बोर्ड हो चाहे कुछ हो। बस डिलीट भी हुआ है, ग्रेविटेशन इंजन नहीं है ये साल। अच्छा, सिलेबस डिलीट भी हो रखा है, रिमूव फ्रॉम पोर्शन। अरे बहुत बढ़िया, बता दे रहे ना यार। चलो, अब आ जाते हैं हम प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स पे। देखो, थर्मोडायनेमिक्स अब डाल लो यहाँ पे हेडिंग। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग ही बात करनी होती है हमें। तो सबसे पहले तो एक आता है जीरोथ लॉ, ये आ सकता है? ये कुछ नहीं है, ये मैं लिखवाता भी नहीं हूँ वैसे तो, खैर
अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर बराबर हो जाना, TA इज इक्वल टू TC, एंड B is in thermal equilibrium with C, फिर से थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी TB इज इक्वल टू TC हो गया। तो ये कहता है देन अब क्या कहानी है, क्या नौटंकी, मतलब समझ रहे हो इसको जीरो लेवल क्यों बोला गया? देन A will be in thermal equilibrium with C। फटाफट लिखो, बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, हटा रहे हैं इसको, जल्दी से लिखो इसको, लेकिन बोर्ड में आ सकता है जीरो फ्लो बताओ, ठीक है। और हमारे उसमें जो भी गैस होगी वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी। हम रियल गैसेस के बारे में कोई बातें नहीं करते, हम आइडियल गैस की बातें करते हैं। तुम्हारा वहां प्रोसेस वगैरह हो गया क्या? केमिस्ट्री में थर्मो हो गया क्या? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ नहीं हुआ है? अच्छा, किसी का हो गया है क्या? चलो ठीक है, वही सब हम भी करेंगे, ठीक है। चलो इसको लिखो फटाफट, इनफैक्ट मैं मिटाई देता हूँ, याद रहेगा ना जीरोथ लॉ। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम, तो ए सी के साथ इक्विलिब्रियम। थर्मल शब्द लिखना मत भूलना बस। अरे खुद से लिख लोगे, लैंग्वेज लिखनी होती है बस, डायग्राम दिखा देना। वो सब लोग ऐसे स्टेट में ही पढ़ लिया था। अरे बहुत सही, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लो, ये आता है वर्क डन बाय गैस। इसका मैं आपको डेरिवेशन करवा देता हूँ। वर्क डन बाय गैस छोटा सा है इसका डेरिवेशन। देखो होता क्या है, ये आपका पिस्टन है, ये है पिस्टन, इसके अंदर है गैस, ठीक है। इसके अंदर है गैस। पिस्टन का एरिया जो दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, एरिया, ठीक है। कंपटीशन में भी यही होगा, केमिस्ट्री में भी यही होगा, डेरिवेशन याद रखना। यहां से क्या लग रहा होगा, अगर इसके अंदर का यहाँ प्रेशर, अगर आपका यहाँ का प्रेशर अगर हम मान लेते हैं, प्रेशर आपका P है, तो क्या आपको नहीं लगता ये यहाँ से फोर्स लगा रहा होगा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया, ऊपर को फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से वर्क डन सब पढ़ चुके हैं। वर्क डन की डेफिनेशन होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है FdX का इंटीग्रेशन। फोर्स इधर को लग रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, आप इसको डिस्प्लेस करके यहां पहुंचा दिया, आपने इसको dx डिस्प्लेस कर दिया, लेट से आपने इसको dx डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? छोटा मोटा वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में dx डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर लोगे, ये बन गया आपका इंटीग्रेशन PA/dx। अच्छा, ADX क्या हो गया? क्या किसी को लगता है ADX क्या है? एरिया इंटू थिकनेस, इसका एरिया इंटू थिकनेस। V नहीं हुआ है, DV हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम हो रखा है। वॉल्यूम तो पहले ये था, फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया है, तो एक्चुअल में ADX क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है, छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ये है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस तो ये कहलाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होता है? जो कंटेनर का रहता है, ठीक है। अच्छा, कल के दिन में मिक्सचर ऑफ गैसेस की भी बात करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। जब PV इक्वल टू nRT लगाओगे, तो हर एक के लिए आप PV इक्वल टू nRT लगा सकते हो, वॉल्यूम सबके लिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रहेगा, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो चाहे वो किसी की बात हो। तो वो वाली बातें मैं लास्ट में करवा दूंगा आपको, वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में भी बातें होती हैं उसकी। तो फिलहाल तो ये है, हमारे लिए वर्क डन ही हो गया है। अच्छा खुद बताओ, अगर ये गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? फटाफट बताओ, हैं?
इफ गैस एक्सपेंड्स वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, बताओ फटाफट बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये समझ में आता है? बाहर को फैलेगी तो गैस बाहर को ही तो लगाती है। गैस कैसे फोर्स लगाती है? गैस हो गया, लिक्विड हो गया, हमेशा बाहर को लगाते हैं। तो अगर बाहर को खिसक जाता है, एक्सपैंड होता है, तो फोर्स भी बाहर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर को। केमिस्ट्री वाले यहीं पर दिक्कत करते हैं। केमिस्ट्री वाले कन्वेंशन से चल लेते हैं, वो कहते हैं हम एक्सपैंड हो रहा है तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं। डेल्टा क्यू डेल्टा यू हम दोनों के लिए सेम रहता है। केमिस्ट्री वाले माइनस पीडीवी लिखते हैं, वो कन्वेंशन उल्टा मानते हैं। वो कहते हैं गैस एक्सपैंड होती है तो वर्क डन नेगेटिव लिखते हो। बस इतना चेंज है फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में, और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इफ गैस इज कंप्रेस्ड, वर्क डन बाय गैस आपका नेगेटिव हो जाएगा। इन केमिस्ट्री इट इज अपोजिट। इन केमिस्ट्री अपोजिट कन्वेंशन, अपोजिट साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये कहता है अगर किसी सिस्टम को अगर आप, अच्छा सिस्टम में, सिस्टम ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो है जहां से आप मैटर भी चेंज कर सकते हो और एनर्जी तो चेंज कर ही सकते हो। ठीक है, फिर क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम वो होगा जिसमें से आप मैटर तो चेंज नहीं करा सकते उसके अंदर का, लेकिन हाँ एनर्जी चेंज हो सकती है उसकी। ये हो जाता है आपका। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है अगर मैं डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करता हूं, वो आपका डेल्टा कुछ इंटरनल एनर्जी को चेंज कराएगा, कुछ काम करेगा। और भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सिंपल है समझो, जब आप कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, खाना ना खा रहे हो, उससे कुछ तो आपकी मसल गेन होगी, कुछ आप काम धाम कर लोगे। तो ये वही चीज है, आपके लिए बड़ा सिंपल चीज है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या करवा देती है? केमिस्ट्री में ये रहता है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ये एक केमिस्ट्री में ये चलता है। और सही बात भी है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन है। हमारे लिए कहेंगे हम वर्क डन जो हम मानते हैं वो उल्टा मानते हैं, तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा उनको। ठीक है, वो वर्क करोगे उसको नेगेटिव मानते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारे लिए ये है डेल्टा क्यू हम पढ़ चुके हैं, एमएस डेल्टा टी नहीं, अब यहां से एनसी डेल्टा टी चलेगा। डेल्टा क्यू की जो कहानी है, ये केमिस्ट्री की कहानी अलग से लिख लेना, बस इतनी सी है। अच्छा, ये किस पर बेस्ड है? ये है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, जितनी एनर्जी आपको दी गई है उससे कुछ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जो भी अन्य गैस के टर्म्स में बोले तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। तो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, यानी इसको हीट सप्लाई करोगे कुछ तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, काम धाम करेगी, कुछ इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ जाएगा उसकी, उनके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। डेल्टा क्यू heat received by system is positive, heat released by system ये आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, हीट रिलीज बाय सिस्टम नेगेटिव हो जाता है। वर्क डन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और डेल्टा यू की जहां तक बात है, डेल्टा क्यू हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन सी डेल्टा टी। अब यहां से ये इस्तेमाल होगा। डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू आपको अभी भी बताया था हमने, F/2 NR डेल्टा टी। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव होते हैं। आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होगी, आर की वैल्यू होती है 25/3 ऐसा यूनिट में 8.314। हम ये याद रखेंगे, इससे कट करना आसान हो जाता है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है? सी
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के इनफाइनाइट प्रोसेस होते हैं, तो कोई कोई स्टेट में सी नेगेटिव भी आ जाता है, तो हम खाली डेल्टा टी देख के नहीं बता पाएंगे कि डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा कि डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। इस केस में हम डायरेक्ट बताते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा एंड डेल्टा टी पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आगे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं। इस केस में क्या होता है, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा आपका, क्योंकि सी जो होता है, जो स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी होती है, वो हर प्रोसेस के लिए अलग अलग होती है और इनफाइनाइट प्रोसेस है, तो ये हो जाता है। तो इसमें तो क्या है, इफ डेल्टा टी इज पॉजिटिव implies डेल्टा यू पॉजिटिव। सिंपल सी बात ये हो गई है। आर गैस कांस्टेंट है ना, आर गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 25/3। यूनिट कैसे निकालोगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के, पीवी अपॉन एन इंटू टी, ये आर हो जाएगा। तो अगर इसको चाहो तो आप न्यूटन प्रेशर हो जाएगा आपका उस पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर पर मोल पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन, ये हो जाएगा आपका। यूनिट निकालनी है तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाता है, न्यूटन इंटू मीटर आपका जूल बन जाएगा, ये जूल बन जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन ये लिखी जाती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। लिख लिया क्या, ठीक है। जिसने नहीं लिखा भाई स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। तो यहां से इंपॉर्टेंट है थर्मल डायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसका स्टेटमेंट लिखना होगा, लिख लेना। मेन चीज है एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, उसको लिख लोगे। इफ दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, देन इट अ पार्ट ऑफ दैट heat given is converted into internal energy and rest is consumed when the gas performs some work। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये तीनों टर्म पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसका डिपेंड करेगा हीट आ रही है कि जा रही है। आ रही है तो पॉजिटिव, जा रही है तो नेगेटिव। डेल्टा भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ा है कि कम हुआ है, ठीक है। F/2 nr डेल्टा टी n नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट है 25/3, डेल्टा टी आप चेंज इन टेम्परेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक होगा 3, डायटोमिक है तो 5, बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपके प्रोसेस, जो आपने उसमें पढ़े थे, वहां पढ़े तो थे लेकिन आपको स्टार्टिंग में पढ़ लिए होंगे मेरे ख्याल से, तो वही चीज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको वो लगेगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। हाँ भाई, इस पर साइंटिस्ट का नाम क्या था, आइसोकोरिक हमारे लिए तो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं इसको। कौन सा होता है भाई, कौन सा प्रोसेस होता है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, पढ़ लिया ना कैसे स्टेट, किसका लॉ था ये, चार्ल्स लॉ था, किसका था है?
कुछ याद ही नहीं है। देखो हमारी फिजिक्स में नाम से होता भी नहीं है। अबे बॉयल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इतना तो मेरे को ही पता है? ठीक है, होता है वो केमिस्ट्री में होता है। गेल उसेक लॉ याद है शायद, गेल उसेक लॉ होता है वो। हाँ ये है देखो, एक लिख रहा है खाली लॉ होता है। जीनियस। हमारा उसमें सिर्फ ये मामला है कि हम आइसोकोरिक को इससे जानते हैं, बस नाम से। साइंटिस्ट कौन कह रहा है किसने किया नहीं जानते हम। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो सबसे पहले चीज आती है, इनके डायग्राम बनाओ। प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, पहले तो डायग्राम बनाने को आते हैं। ड्रॉ द कर्व। ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, प्रेशर और टेम्परेचर में। इसके लिए आप क्या करोगे, P इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी इंटू टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एक इक्वेशन ये है वॉल्यूम कांस्टेंट, एक इक्वेशन हमारी आइडियल गैस की तो लगती है। ये क्या बता रहे हैं, क्या ये आपको नहीं लगता है y इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन है, y एक्सिस में प्लॉट है, x एक्सिस में प्लॉट है, स्लोप कांस्टेंट है, n फिक्स है, r फिक्स है, v फिक्स हो गया। ये लाइन कहां से जाएगी, ये लाइन ओरिजिन से जाएगी, लेकिन कभी ओरिजिन से बनाना मत। क्यों मत बताना, क्योंकि टेम्परेचर को आप जीरो नहीं कर सकते हो। अरे टेम्परेचर जीरो कर लोगे, ठंडी पड़ जाएगी, गैस कंडेंस हो जाएगी, मॉलिक्यूल पे कोई एनर्जी नहीं बची है, तो मॉलिक्यूल अब हिल ही नहीं रहे कहीं। तो इसको कभी भी आप उस पर नहीं करते हो, कट मत करवा देना। जैसे मैंने इनको कट नहीं करवा रखा है, टेम्परेचर को कभी एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, सेम चीज ये है। तो कोई भी चीज जीरो नहीं होती इसमें, तो कट मत कराना कभी भी। तो ये हो गई आपकी बातें। अच्छा, दूसरी चीज, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन आप जानते हो, डीवी जीरो हो गया है। और अगर डीवी जीरो हो गया है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। बताओ, जब गैस कोई काम ही नहीं कर रही, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो गैस ने कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, तो डेल्टा क्यू जो होता था वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू चलता था, ये बन जाएगा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। आपने देखा होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाते थे आप, खूब लगाया था क्या वहाँ गैसेस में। हमेशा कुछ नहीं लगाना होता भाई, P इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ हमेशा। इस केस में क्या बनेगा, P1/T1, क्योंकि ये चीज फिक्स हो गई है, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 बन जाएगा। दो बार लगाओ, डिवाइड कर लो, बेसिकली वो बातें हैं, कुछ रटना मत। हाँ, एक ही इक्वेशन होती है, P इज इक्वल टू एनआरटी पूरी थर्मो में। तो F/2 nr डेल्टा टी प्लस जीरो। तो कल के दिन में डेल्टा क्यू निकालना है, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर एक और चीज निकाल सकते हो, एनसी डेल्टा टी करोगे। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, F/2 r। इसको हम स्पेशली बोल देते हैं सीवी, नाम दे दिया है सीवी। ये बनाई जाती है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस देखो प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं, हम 3-4 प्रोसेस हम पढ़ते हैं, कौन कौन से, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। उसके अलावा इनफाइनाइट प्रोसेस है। प्रोसेस तो बहुत है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो कुछ के लिए हम स्पेशल हैं, तो उनको हम अलग से नाम दे दिया सीवी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखना इसको। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है, तो क्या मेरा हमेशा के लिए अब डेल्टा यू जो होता था F/2 nr डेल्टा टी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि सीवी मेरे को पता है F/2 r होता है। ठीक है, सीवी मेरे को पता है F/2 r हो जाता है। मोनोटॉमिक होगा तो 3/2 r, डायटोमिक होगा तो 5/2 r। तो ये कहानी हो जाती है। आइसोकोरिक की कहानी समझ में आ गई है भाई। ठीक है, आइसोकोरिक की ये कहानी है। फिर उसके बाद आता है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा आपका आइसोबारिक प्रोसेस।
आइसोबारिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये शायद चार्ल्स लॉ पर होता है, पता नहीं, और केमिस्ट्री में जो भी नाम होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पहले तो ग्राफ की बात आई, जहां से अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर बनाऊं, प्रेशर वॉल्यूम बताऊं, तो ये तो ग्राफ बहुत आसान है, प्रेशर कांस्टेंट ऐसे आ जाएंगे। अब बात रही वीटी कर्व की, इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं, एन आर अपॉन पी इंटू टी। फिर से y इज इक्वल टू एम एक्स का कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं बन गया, देखो जरा ध्यान से देखो। अगर वीटी जाना है तो हमें आइडल इक्वेशन से चले जाएंगे, क्योंकि दो इक्वेशन हमें पता है, प्रेशर कांस्टेंट और पी इज इक्वल टू एनआरटी। फिर से ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहला काम आता है ग्राफ बनाना, तो ग्राफ का तो हमने कर लिया है, ये है। अच्छा, इसके बाद आपका इसमें काम धाम जो रहेगा वो वर्क डन के लिए रहेगा, ठीक है, वर्क डन के लिए बात होगी। तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी। ये तो बहुत आसान हो गया, प्रेशर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीवी, V1 से V2 कर लो, तो कितना हो जाएगा, P, लिमिट भी बता दूं, V2 माइनस V1, यानी बेसिकली P डेल्टा V बन गया है। अच्छा, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं क्या, PV2 माइनस PV1, PV2 को मैं लिख सकता हूं NRT2, PV2 को मैं लिख सकता हूं NRT2 माइनस NRT1, ये कहानी हो जाएगी। आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा तो PV इज इक्वल टू NRT लगाता हूं, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो P2V2 इज इक्वल टू NRT2, P1V1 इज इक्वल टू NRT1, प्रेशर तो सेम ही है आपका। तो बेसिकली कितना बन गया है, NR डेल्टा T, T2 माइनस T1, यानी NR डेल्टा T बन चुका है, ठीक है। देखो, हमेशा वर्क डन हमेशा पीडीवी रहेगा, उसका इंटीग्रेशन वो हर एक प्रोसेस में फाइनली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो कुछ और कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बेसिक डेफिनेशन हमेशा पीडीवी रहेगी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यू हमेशा से वही चलता है, F/2 NR डेल्टा टी। अब आप नया सीख गए हो, अब आप सीख गए हो भैया एनसीवी डेल्टा टी भी होता है, एनसी नहीं, वो सी की कोई स्पेसिफिक, सीवी वाला, ठीक है, सी बहुत हो सकते हैं। अच्छा, मैथ क्लास है क्या अभी आपकी, चलो इसको इसको निपटाते हैं, फिर फाइनल करते हैं, इसको पहले बता देते हैं यार, ठीक है, इसको निपटा दो इसको। तो सीवी की वैल्यू, हाँ ये आ गया आपका, सॉरी ये डेल्टा यू की बात आ गई, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू होता है एनसी डेल्टा टी, एनसी डेल्टा टी। इस प्रोसेस में हम इसको सी को बना देते हैं सीपी, ठीक है, ठीक है। अरे बस इसको खत्म ही कर लो, लास्ट लाइन है, एक दो लाइन ही है बस। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखोगे तो कितना बन जाएगा, देखो कल के दिन में क्या है, डेल्टा क्यू निकालने को कहेगा, या तो इन दोनों को ऐड कर, डेल्टा यू हमेशा से ये हो रहा है, F/2 NR डेल्टा टी, डब्ल्यू आप निकाल चुके हो, दोनों को ऐड अप करोगे कितना हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। यहां से देखो सीपी कितना बन के आ रहा है, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, ठीक है। बेसिकली हर प्रोसेस में क्या होगा, आपको ग्राफ बनाने को आएगा, डब्ल्यू निकालने को आना चाहिए, डेल्टा यू डेल्टा क्यू बस। तो डेल्टा क्यू या तो इन दोनों का एडअप कर लो, या फिर सी निकाल लो उसका, सी पहले से अगर एनसी डेल्टा टी होता है, लेकिन सी अननोन था, कोई मीटिंग के बाहर फंसा है तो फंसे रहने दो भाई, क्या दिक्कत है, हैं? क्या ही दिक्कत है, लॉबी में कौन है, कोई नहीं है लॉबी में, ठीक है, हटाओ, ठीक है। ये आपका फाइनल हो गया। सीपी को क्या बोला गया है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक काम करेंगे, कल आधा घंटा हमारा इस पर ही रह जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स पे खत्म करेंगे, फिर हम ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑक्सीलेशन पे आ जाएंगे। वेव एंड ऑक्सीलेशन कल जितना हो सकेगा करेंगे, उसके अगले लेक्चर में वो खत्म करके ग्रेविटेशन भी खत्म हो जाएगा आपका। फिर क्या बचा है मेरे को टारगेट, और क्या दिया था,
मेरे को दिया था ऑप्टिक्स दे रखी है शायद, और एक और दिया था, कौन सा टॉपिक लिखा था यार, एक और टॉपिक लिखा था, ऑक्सीलेशन से लिखा था शायद। अरे किसी ने मेरे को पनवेल सेंटर से आ रखा था कि उनके किसी के वो भी है ना। ग्रेविटेशन तो ठीक हो गया, ग्रेविटेशन लिखा था, यहाँ यूनिट डायमेंशन लिखा था। पांच फेब को है क्या फिजिक्स एग्जाम? अरे 5 फेब को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कल वो करेंगे, निपटाते हैं इसको। ठीक है, जाओ 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 जाओ। हुआ है उसके बाद बात है, हम तो बिना प्रिपरेशन के क्या। हाँ वो है, हम तो बिना प्रिपरेशन के जा रहे हैं। हाँ सही बात है, एपीएन वाले से पूछ लीजिए हम अपलोड करें कि वो। अरे दोनों कर लेना, क्या फर्क पड़ता है यार, तुम ही लोग कर लेना। नेट गया था आपको। बाय बाय। तो मास कभी करेंगे सेंटर मास यार, अब नेक्स्ट वीक से चालू करते हैं, इस हफ्ते पहले बोर्ड का निपटा ही देते हैं ना, आपका हेडेक खत्म हो जाएगा, बोर्ड के कुछ अच्छा खासा वो कर लेते हैं, कवर हो जाए बोर्ड का। बाय बाय बाय, जाओ 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 फटाफट जाओ।